अस्सलाम वालेकुम। हमने अमेरिकन हिस्ट्री स्टार्ट की हुई थी और हमने देखा किस तरह यूके ने यूएस पे कब्ज़ा किया और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह इन्होंने स्टैम्प एक्ट 1865 और उसके बाद हमने बेसिकली बोस्टन टी पार्टी और टी एक्ट जो है ना इनके बारे में हमने बात कर ली थी। तो आज जो है ना बेसिकली हमने यूएस वार जो है वो देखनी है। यूएस वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1775 से लेकर 83 तक बेसिकली इसका पीरियड है, ये आप याद रखेंगे। जॉर्ज वाशिंगटन वाज अ मिलिट्री मैन हु लेड दिस वॉर विद सन ऑफ लिबर्टी विद स्पॉन्सरशिप ऑफ फ्रांस। अब बेसिकली क्योंकि हम पीछे मैं थोड़ा सा ना आपको रिकैप कर देता हूँ तो आपको आपको समझ आ जाए कि पीछे बात क्या चल रही थी, सियाको सबाक क्या था। बेसिकली यूके वालों ने ना यूएस स्टेट को कॉलोनाइज करके ना इन पे बेसिकली कह लें जी इनके रिसोर्सेज को लौटना शुरू किया हुआ था, जिसकी पहली जो है हम 1765 में स्टैम्प एक्ट देखते हैं, जिसमें बेसिकली यूके की तरफ से अमेरिकन पर बेसिकली टैक्स लगाया जाता है कि कोई भी मटेरियल होगा प्रिंटेड तो उस पे जो है बेसिकली यूके की मोहर जो होना वो ज़रूरी है। तो इसके बाद फिर हमने स्टैम्प एक्ट के बाद हमने 1865 में ही सन ऑफ लिबर्टी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन देखी थी, जो कि यूके के इस कॉलोनाइजेशन के खिलाफ बेसिकली काम कर रही थी। तो उसके बाद हमने टी एक्ट देखा था, जिसमें बेसिकली यूके वालों ने अमेरिकन को टी का बिजनेस करने से ही रोक दिया था कि कोई भी बंदा टी का यहाँ पे यूएस में बिजनेस नहीं कर सकता, ये सिर्फ इस पे मोनोपोली जो होगी वो सिर्फ ब्रिटिश को ही होगी। तो अब ये सारे जो है ना बेसिकली पीछे इंसिडेंट्स वाकयात हो रहे हैं, जिनके खिलाफ पहली जो रिबिलियन हुई थी वो थी बोस्टन टी पार्टी इंसिडेंट 1773। इसका आप ईयर भी याद रखेंगे। इसमें क्या होता है कि बेसिकली ये ना बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन ये ना इनकी यूएस की ना एक पोर्ट है, तो वहां पे बेसिकली ये जो पोर्ट थी ना बेसिकली मैसाचुसेट्स स्टेट में थी। तो यूके वाले जो थे ना ये पोर्ट को इस्तेमाल करते थे टी को इंपोर्ट करने के लिए। अब होता ये है कि सन ऑफ लिबर्टी जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना फ्रांस की हेल्प से बेसिकली वो जो है ना ये चाय का कंटेनर आता है, टी का कंटेनर आता है, तो वो इसको ना बेसिकली डुबो देते हैं, जिसको क्या कहते हैं जी बोस्टन टी पार्टी इंसिडेंट। तो यही है सारा कुछ। बोस्टन टी पार्टी इंसिडेंट 1773 फर्स्ट रिबिलियन अगेंस्ट इंग्लिश वाज बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी इज अ पोर्ट ऑफ अमेरिका इन मैसाचुसेट्स स्टेट which was used by UK of tea import. Son of Liberty with France helped drown the container of tea इन वाटर, इट इज कॉल्ड बोस्टन टी पार्टी इंसिडेंट। तो इसका आपने सिर्फ ईयर याद रखना है और हेल्प भी याद रखिएगा कि किस मुल्क ने की थी। अब उसके बाद कह लें जी यूके और यूएस के दरमियान वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो जाती है। इसका पीरियड जरूर याद रखिएगा, ये पूछता है मोस्टली जो है ना वो यहाँ पे लोग 1776 लगा देते हैं, तो 76 नहीं होगा, 76 नहीं होगा, 75 होगा। तो 75 से लेकर 83 तक तकरीबन ये 8 साल जो है ना इनकी जंग चलती है यूके और यूएस के दरमियान। होगा ये कि बेसिकली जॉर्ज वाशिंगटन जो है ना ये एक मिलिट्री का बंदा था, तो सन ऑफ लिबर्टी जो ऑर्गेनाइजेशन थी ना उसके साथ मिलके और फ्रांस इनको बेसिकली मिलिट्री इक्विपमेंट जो है ना वो प्रोवाइड करेगा, और ये तकरीबन 8 साल जो है ना बेसिकली ये जंग लड़ेंगे और नतीजा ये होगा कि यूएस वाले जीत जाएंगे और बरतानिया जो है ना यहाँ से हार जाएगा। तो देखते हैं जी यूएस वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1775 से लेकर 83 तक। जॉर्ज वाशिंगटन वाज अ मिलिट्री मैन हु लेड दिस वार विद सन ऑफ लिबर्टी विद स्पॉन्सरशिप ऑफ फ्रांस। 4 जुलाई 1776, ये देखें जी ये जो है ना आपने डेट जरूर याद रखनी है, क्योंकि जिस तरह हम अपना 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं ना, तो इस तरह यूएस वाले भी अपना 4 जुलाई इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। ईयर भी 1776। दे डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूके। देखें जी ये अपनी इंडिपेंडेंस तो यूके से डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन यूके वालों ने इसको तस्लीम नहीं किया। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि इनकी 83 तक जो है ना आपस में बाढ़ चलती रहेगी और फाइनली जाके यूएस जीत जाएगा और यूके जो है वो हार जाएगा। दे डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूके 4 जुलाई 1776। नेक्स्ट पॉइंट है दे इशू देयर फ्लैग इन 1777 विद 13 स्टार ऑन फ्लैग। तो देखें जी 76 में अपनी ये आजादी का ऐलान कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर बेसिकली अपना
फ्लैग इशू कर देते हैं जिसमें बेसिकली 13 स्टार होते हैं। अब जो आज का जो है ना, ये तो आप दोनों सवाल जो है ना बेसिकली वो यहाँ से बन रहे होते हैं कि अमेरिकन जो फ्लैग है इसमें बेसिकली कितने स्टार थे और कब इश्यू हुआ, तो 1777 में, और 13 स्टार थे। आज का अगर हम अमेरिकन फ्लैग देखें तो बेसिकली इसमें 50 स्टार है, जो कि क्योंकि अमेरिका में यूएस स्टेट में तकरीबन 50 स्टेट हैं, तो उनको ये 50 स्टार जो है ना बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। वो यहाँ पे साइड पे होते हैं ये 50 स्टार जो है ना। और अगर आप अभी देखेंगे ना अमेरिकन फ्लैग को, तो यहाँ साइड में ना ये स्ट्रिप्स आपको नजर आ रही हैं, तकरीबन ना ये 13 स्ट्रिप है, जो कि बेसिकली ये जो 13 स्टेट थी ना जिन्होंने यूके से आजादी हासिल की थी, तो उनकी इम्पोर्टेंस को जाहिर करने के लिए ना ये अलग से 13 स्टेट है, ये 13 स्ट्रिप है, ये भी याद रखिएगा। तो देयर आर 15 स्टार रिप्रेजेंटिंग स्टेट्स and 13 strip representing the very first 13 state which fought war of independence। उम्मीद है ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो अब जी हमारी जंग जो है ना बेसिकली अमेरिका की यूके के साथ जंग जो है वो खत्म होगी, यूके जो है बेसिकली वो हार जाएगा, और ये जो है ना यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पेरिस होगी। ये ना बेसिकली इस ट्रीटी ऑफ पेरिस में काफी ज्यादा ट्रीटीज आनी है आगे, वो हम देखते हैं। अब ये ट्रीटी बेसिकली कौन कराएगा? पेरिस। आपको नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि ये फ्रांस में होगी, और फ्रांस ही बेसिकली इसमें एज अ मीडिएटर का किरदार अदा करेगा। ट्रीटी ऑफ पेरिस 1783 में साइन बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉन आदम, ये दूसरा प्रेसिडेंट बनेगा अमेरिका का, और जॉन जो है ये बेसिकली जो है ना इन्होंने ये ट्रीटी साइन किया। सिर्फ वो पूछता है इसका ना ये ट्रीटी ऑफ पेरिस का 1783। It was signed in 1783 to end American Revolutionary War by France as a mediator। बेसिकली फ्रांस जो है ना वो किरदार अदा कर रहा था। It recognized the US as independent nation and set the boundaries between US and British North America। क्योंकि आपको पता है जो ब्रिटिश थे इनका ऊपर नॉर्थ अमेरिका जो कनाडा था ना अभी भी इन्हीं के कब्जे में था। कनाडा को आगे हम जाकर देखेंगे, वो बेसिकली 1867 में जाके ना इससे आजादी हासिल करने में वो कामयाब होगा। तो अब ये 13 फाउंडिंग स्टेट जो यूएस की है ना बेसिकली वो अमेरिका से यूके से आजादी हासिल कर लेंगी। और इस ये ना बेसिकली वो सवाल वो इस तरह पूछता है कि कौन सी ट्रीटी है, बेसिकली ये है जी हमारे पास ट्रीटी ऑफ पेरिस, जिसकी वजह से यूएस एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो बेसिकली बना है। आगे द ट्रीटी ग्रांटेड लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्टर्न टेरिटरी एंड आल्सो गेव फिशिंग राइट इन कैनेडा वाटर। बेसिकली अगर आप मैप भी देखें ना, ये देखें हमारे पास मैप है, तो ये जो है ना इधर वाली बेसिकली ये जो रियासतें हैं ना ये बेसिकली इधर वाली उन्होंने बेसिकली जो है ना अगर आप फाउंडिंग स्टेट 13 स्टेट देखें ना तो इन्होंने आजादी हासिल की थी ब्रिटिश से। तो ये ऊपर वाली सारी जो है ना ये इन्हीं के कब्जे में थी, यूके के कब्जे में ही थी। कुछ फ्रांस के कब्जे में थी, कुछ ये फ्लोरिडा आगे हम पढ़ेंगे ये स्पेन के कब्जे में थी। इधर सारी जो है ना ये टेक्सास हमारे पास रियासत होगी, कैलिफोर्निया होगी, ये मैं इसको काट, ये कैलिफोर्निया टेक्सास वगैरह यहाँ पे रियासतें होंगी। ये बेसिकली मैक्सिको की रियासतें थी। आगे जाके अमेरिका जो है ना कुछ पे कब्जा कर लेगा और कुछ के लिए जंग करेगा। अमेरिका की बेसिकली जो एक्सपेंशन है ना उसको हमने देखना है। तो द ट्रीटी वाज पार्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ ट्रीटी दैट आल्सो इस्टेब्लिश पीस बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन एंड नीदरलैंड। क्योंकि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बता चुका हूं कि अब ये सारे जो है ना बंदरबात कटने के लिए नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कंटिनेंट की तमाम यूरोपियन जो पावर थी ना, फ्रांस, यूके, स्पेन, ये डच, नीदरलैंड वालों को हालैंड या डच वगैरह भी कहते हैं, ये सारे आए हुए थे जहां यहाँ से जितना जिसका बस चलता था रिसोर्स से लूटने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। अभी हमने देखी है 4 जुलाई 1776। तो इसका बेसिकली वो पूछता है कि ये किसने लिखा था यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का चार्टर। तो अमेरिकन थर्ड प्रेसिडेंट है हमारे पास थॉमस जेफरसन। अमेरिका के जो हमारे पास बेसिकली फर्स्ट 4 प्रेसिडेंट है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक का कारनामा भी है, तो ये इनके बारे में अलग से नीचे मैंने लिखा हुआ है तो वो भी हम देखेंगे। अभी सिर्फ आप ये याद रखिए कि थॉमस जेफरसन जो है बेसिकली अमेरिकन थर्ड प्रेसिडेंट है जिसने यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस राइट किया। नेक्स्ट है हमारे पास यूएस कॉन्स्टिट्यूशन।
बेसिकली हम अमेरिका की हिस्ट्री देख रहे हैं। तो अब जब अमेरिका आज़ाद हो गया तो अमेरिका को चलाने के लिए किसी कॉन्स्टिट्यूशन की भी तो ज़रूरत होगी। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन वाज गिवन बाय जे मेडिसन हु वाज फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इन 1787 इन फिलाडेल्फिया सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया स्टेट। देखें जी, यूएस का जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन है ना, दुनिया का शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये 1787 में बेसिकली किसने प्रिपेयर कर दिया था? जेम्स मेडिसन ने। अब इस बंदे को ना आपने जरूर याद रखना, क्योंकि ये ना कंफ्यूज कर देता है। वहां पे ना बेसिकली ऑप्शन जो है ना वो चारों के ऑप्शन दे देता है कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन थॉमस जेफरसन है या जेम्स मेडिसन है या जॉर्ज वाशिंगटन है या जॉन है, किसी का भी नाम ले लेगा। तो आपने इसको इस ट्रिक से याद रखना है कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या होता है कि कोई अगर बुराई चल रही हो तो उसका जो सारा कह लें जी, उसके लिए तोड़ जो होता है ना, वो बेसिकली हल कह लें तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। क्राइसिस से निपटने का हल कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। तो इसी तरह इंसान को अगर कोई बीमारी वगैरह लाहिक हो जाए तो मेडिसिन जो है बेसिकली इस्तेमाल की जाती है ताकि उस प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल किया जा सके। तो इस तरह ना इनको आपस में आपने अटैच करके लिखना। वहां पे बेसिकली वो ऑप्शन फर्स्ट फोर्थ यूएस प्रेसिडेंट उनके देता है, तो इसलिए बंदा काफी कंफ्यूज हो जाता है। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन वाज गिवन बाय जे मेडिसन, और थॉमस जेफरसन जो है बेसिकली उसने वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ना उसके बाद डिक्लेरेशन जो था ना वो उसने बेसिकली जो है वो राइट किया था। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ये 1787 में बेसिकली इसने प्रिपेयर कर दिया, लिख दिया इन फिलाडेल्फिया सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया स्टेट। नेक्स्ट हमारे पास द फर्स्ट पर्सन टू रेटिफाई द कॉन्स्टिट्यूशन वाज जॉर्ज वाशिंगटन इन 1788। तो पहला बंदा जिसने इसको रेटिफाई किया है तो वो है जॉर्ज वाशिंगटन। और 1789 में जाके ना बेसिकली इस कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्फोर्स हो जाना है। तो अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर जो है, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है तो इसके ना कुछ मैंने फीचर लिखे हुए हैं, इनको जरूर याद रखिएगा। दुनिया का ब्रीफ है, सबसे मुख्तसर तरीन शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके सिर्फ और सिर्फ कितने आर्टिकल हैं? हमारे पास 7 आर्टिकल हैं। और अगर यूएन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लें तो उसमें 100, ये उसी से मिलती जुलती एक एसोसिएशन मैंने लिखी हुई है, 111 बेसिकली आर्टिकल है यूएन के, यूनाइटेड नेशन कॉन्स्टिट्यूशन के। और अगर हम दुनिया में लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट या लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेना तो बेसिकली वो इंडिया का है, जिसके 395 आर्टिकल है। अंडर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जॉर्ज वाशिंगटन बिकेम प्रेसिडेंट इन 1789। ये जो डेट है ना इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि मोस्टली जो है ना वो वहां पे जब जंग आजादी खत्म होती है ना इनकी, वार ऑफ इंडिपेंडेंस इनकी यूके और यूएस वालों की 83 में, 1783 में, तो वहां पे ना वो बेसिकली ये भी पीरियड दे रहा होता है। तो मोस्टली लोग यही समझते हैं कि जैसे ही आजादी जंग खत्म होगी तो ये प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन बन जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन भी आ जाता है 87 में, 88 में रेटिफाई होता है और 89 में उसके बाद जाके ना बेसिकली ये प्रेसिडेंट बनेगा। अब प्रेसिडेंट जो है बेसिकली अमेरिका के फर्स्ट 4 प्रेसिडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे मैंने लिख दिए हैं। अब ये जो फोर्थ प्रेसिडेंट है ना, पहले इनका आपने जो पीरियड है वो भी जरूर याद रखना। मैं आपको इनकी ना एक ट्रिक बता देता हूँ। ये पहले जो चारों प्रेसिडेंट है ना ये 2-2 टर्म लेके जाएंगे, सिवाय ये दूसरा जो प्रेसिडेंट है ना जॉन आदम, ये बेसिकली एक टर्म लेगा। बाकी ये तीनों जो है ना इन्होंने 2 टर्म लेनी है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल टर्म जो है बेसिकली 4 साल के लिए जो है अमेरिकन प्रेसिडेंशियल टर्म है, और कोई भी प्रेसिडेंट सिर्फ 2 टाइम के लिए सिलेक्ट हो जाता है। आगे जाके ना हम बेसिकली ये देखेंगे, आगे जाके हमने ना FD रोजवेल्ट पढ़ना है 1933 में जाके। वो अमेरिकन प्रेसिडेंट है जिसने 4 टर्म लिए और अमेरिका को सुपर पावर बनाने वाला जो है ना बेसिकली वो प्रेसिडेंट है। उसके बारे में भी हम डिटेल से जाके बात करेंगे। तो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल टर्म इज 4 ईयर एंड कैन बी प्रेसिडेंट फॉर 2 टाइम। जॉर्ज वाशिंगटन इसका पीरियड है 1789 से लेकर 1797 तक। 2 टर्म बेसिकली जो 4-4 अगर आप प्लस करेंगे तो ये 97। आप यहां से ना बेसिकली याद रख लें 1789 में इनकी ना प्रेसिडेंशियल टर्म स्टार्ट हो रही है। तो आगे जो है ना सिर्फ ये आगे वाला जो जॉन आदम है ना इसने सिर्फ 4 साल एक ही टर्म ली है। बाकी आगे नेक्स्ट जितने भी आएंगे उन्होंने पहले 4 उन्होंने डबल टर्म ली है। तो इस तरह आप इनका ना पीरियड याद रख सकते हैं।
जॉर्ज वाशिंगटन 1789 से लेकर 1797 तक 2 टर्म के लिए। जॉन आदम ये बेसिकली 1797 से लेकर 1801 तक। अब ये जो जॉन आदम है इसके बारे में बेसिकली ये भी सवाल बन रहा होता है कि अमेरिका का पहला वाइस प्रेसिडेंट कौन है। तो ये ही है जॉन आदम, जो है अमेरिका का पहला वाइस प्रेसिडेंट है जॉन आदम। फिर थॉमस जेफरसन, ये अभी देखा है जिसने क्या किया था, थॉमस जेफरसन ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ना बेसिकली इसने राइट किया था। तो थॉमस जेफरसन 1801 से लेकर 9 तक ये 2 टर्म लेके जा रहा है। और उसके बाद जेम्स मेडिसन, जिसे फादर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, 1809 से लेकर 1817 तक। तो ये जो है ना बेसिकली पहले 4 इनके आपने पीरियड जरूर याद रखने हैं और इनके जो कारनामे है ना वो जरूर याद रखने हैं, ठीक है जी, क्योंकि इनके बारे में काफी ज्यादा सवाल बनते हैं। अब यूएस का पहला जो कैपिटल है वो है हमारे पास न्यूयॉर्क। तो ये जो वाशिंगटन डीसी है ना बेसिकली ये 1800 में जाके हम देखते हैं कि 1800 में जाके वाशिंगटन डीसी अमेरिका का कैपिटल बनता है। जिस तरह हमारा पहले कराची था ना, तो उसके बाद हमारा रावलपिंडी इस्लामाबाद हुआ है, तो इसी तरह इनका पहला न्यूयॉर्क था। और अभी जो है बेसिकली इनका वाशिंगटन डीसी है, 1800 से ऑनवर्ड वाशिंगटन डीसी ही चल रहा है। तो न्यूयॉर्क जो है बेसिकली इसका फर्स्ट कैपिटल है। कितने देर तक, ये 15 साल तक जो है ना इनका 1785 से लेकर 1800 तक इनका कैपिटल रहा है। और न्यूयॉर्क जो है बेसिकली इसका पूछते भी हैं ये सिटी किस दरिया के किनारे पे है, तो ये बेसिकली हुडसन रिवर जो है ना वहां पे होगा। ये आपको अलग से ये देखिए न्यूयॉर्क नजर भी आ रहा है, तो ये हुडसन रिवर के है। नेक्स्ट है हमारे पास यूएन हेडक्वार्टर। ये भी आपको पता है, ये भी अलग से न्यूयॉर्क के बारे में सवाल पूछ रहा होता है कि यूएन का, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बेसिकली न्यूयॉर्क में ही है। अब इस सिटी के कुछ ना निक्स नेम है, जरूर याद रखिएगा, कभी पूछ देता है जी बिग एप्पल सिटी किसको कहते हैं, या एम्पायर सिटी, या सिटी ऑफ स्काई स्कैपर, काफी बुलंद अमारात जो है ना यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं। एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट सिटी बाय एरिया भी न्यूयॉर्क ही है। टोक्यो को अगर हम देख लें तो ये बाय पॉपुलेशन है। तो ये कुछ ना न्यूयॉर्क सिटी के बारे में बेसिकली क्वेश्चन बन रहे होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं हमारे पास है व्हाइट हाउस। इनकी जो प्रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, काफी प्यारा जो है ना ये बिल्डिंग बनी हुई है व्हाइट हाउस की। तो व्हाइट हाउस जो है ना इसका पहले नाम था प्रेसिडेंशियल हाउस। अब क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाइट हाउस स्टार्टेड इन 1792 एंड कंप्लीटेड इन 1800। असल में जो बात है वो यहाँ पे मैंने जो मेंशन की हुई है ना व्हाइट हाउस का तज़किरा, वो इसलिए अहम है, बेसिकली वो सवाल पूछता है कि अमेरिका का कौन सा पहला प्रेसिडेंट था जो कि व्हाइट हाउस में एंटर हुआ है। तो मोस्टली लोग जो है ना वो जॉर्ज वाशिंगटन को का नाम लेते हैं कि वही पहला बंदा था, तो वही प्रेसिडेंशियल हाउस में एंटर होगा। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो व्हाइट हाउस है ना बेसिकली इस पे काम जो बेसिकली स्टार्ट हो रहा है वो 1792 में हो रहा है और कंप्लीशन डेट जो है वो 1800 है। तो 1800 में अगर देखते हैं तो अमेरिका का कौन सा प्रेसिडेंट चल रहा है, जॉन आदम, ठीक है जी। तो दूसरा प्रेसिडेंट जो है ना बेसिकली व्हाइट हाउस में एंटर होता है। तो ये कंफ्यूजिंग सवाल था, तो इसको जरूर याद रखिएगा। In construction of White House started in 1792 and completed in 1800, while White House is in Washington DC। अच्छा ये इसकी ना सिटी भी जरूर याद रखिएगा, अबाउट व्हाइट हाउस है कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी में है, जो कि इनका कैपिटल है। फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट इंटर व्हाइट हाउस वाज जॉन एडम। नेक्स्ट है जी, आगे हमने अमेरिका की ना एक्सपेंशन देखनी है कि अमेरिका, अभी हमने पढ़ा कि अमेरिका बेसिकली जो है ना वो 13 स्टेट के साथ इसने आज़ादी हासिल की है यूके। और आज जो है बेसिकली इसकी 50 स्टेट्स हैं। तो ये सारा सफ़र इसने किस तरह तय किया, तो ये सारा जो है ना हम देखते हैं, क्योंकि कमीशन भी जो है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा सवाल कर रहा होता है। मोस्टली ये है कि मोस्टली रियासत को जो है ना इसने कब्जाया भी है और कुछ को इसने खरीदा भी है। तो यूएस से अबाउट लोज़ैन स्टेट फ्रॉम फ्रांस, ये जो है लुजैन ट्रीटी भी यहाँ से आपको समझ आ जानी चाहिए। ये पूछता है लुजैन जो है बेसिकली वर्ल्ड वार 1 के बाद आपको पता है ट्रीटी हुई थी, तो वो पूछता है कि ये लुजैन किस सिटी, किस मुल्क की सिटी है, तो बेसिकली फ्रांस की है। लुजैन ट्रीटी आपको यहाँ से पता होना चाहिए। तो बेसिकली जो है ना फ्रांस से यूएस ने ना ये लुजैन, ये काफी बड़ा एरिया था। ये आप देखते हैं यहाँ, तो ये वाला जो सारा एरिया था ना कह लेंगे उस वक्त ये लुजैन में आता था। तो ये सारा जो है ना बेसिकली लुजैन
ये फ्रांस से बेसिकली यूएस ने खरीदा है 1803 में, कितने में, 15 लाख में। उस वक्त तो ये काफी रकम होती थी, इस वजह से इसको वर्ल्ड लार्जेस्ट हिस्ट्री की डील जो है ये समझा जाता था। उसके बाद बेसिकली यूएस ने ना, ये फ्लोरिडा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये जो फ्लोरिडा स्टेट है ना, यहाँ पे मियामी बीच है और साउथ बीच भी जिसको कह रहे हैं, इसके बारे में भी पूछता है कि ये फ्लोरिडा स्टेट यूएस ने किससे ली थी। तो बेसिकली ये स्पेन से यूएस ले रहा है 1819 में। तो ये फ्लोरिडा स्टेट के बारे में मैंने लिखा भी हुआ अलग से। इसके बारे में सवाल आता है कि मियामी बीच भी फ्लोरिडा स्टेट में ही है और साउथ बीच भी फ्लोरिडा स्टेट में ही है। नेक्स्ट है टेक्सास। टेक्सास जो है ना बेसिकली यहाँ पे ना टेक्सास रियासत है, जो कि मैंने आपको बताया इधर वाला जो सारा इलाका था ना बेसिकली वो था इसके पास, मैक्सिको का बेसिकली पार्ट था। तो अब होगा ये कि 1835 में जाके ना अमेरिका की जो मैक्सिको की स्टेट्स है टेक्सास, तो ये बेसिकली बगावत का ऐलान कर देती है, मैक्सिको से अलग होने का ना ऐलान कर देती है, और यूएस जो है ना बेसिकली इसको अपने साथ मिला लेता है। तो होता ये है कि यूएस जो है इसको अपने साथ मिलाता है, लेकिन मैक्सिको जो है ना इसको अपनी ही स्टेट समझता है। तो इस वजह से ना इनकी आपस में जंग भी होगी, तो वो भी हम देख लेते हैं। जंग का नतीजा यही होगा कि मैक्सिको जो है वो जंग हार जाएगा और जो है यूएस मजीद जो है ना मैक्सिको के इलाकों पे कब्जे करेगा। तो मैक्सिको इन 1835 एंड ज्वाइन यूएसए इन 1845। यहाँ पे मैक्सिको की स्टेट होगी टेक्सास। ठीक है जी, टेक्सास स्टेट है जिसने बेसिकली मैक्सिको से बगावत का ऐलान कर दिया था 1835 में और ज्वाइन यूएसए 1845। यूएस ने इसके साथ इल्हाक कर लिया था। यूएस बाउट कैलिफोर्निया फ्रॉम मैक्सिको विद $15 मिलियन। ये आपको पता है कैलिफोर्निया इसकी ये स्टेट जो है ना, इधर ये सारी कैलिफोर्निया स्टेट है, इसमें लॉस एंजलिस जो है, कैलिफोर्निया, सांस फ्रांसिस्को, ये काफी इसकी जो है ना सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो वोट जो है ये आबादी के लिहाज से जो है ना इसकी बड़ी स्टेट जो है वो कैलिफोर्निया पे है। कैलिफोर्निया रियासत है, इसके बारे में अलग से क्वेश्चन बन रहा होता है। तो ये बेसिकली इसने मैक्सिको से खरीदी हुई है $15 मिलियन में, कब, 1848 में। नेक्स्ट है हमारे पास यूएसए परचेज अलास्का इन 1867 फ्रॉम रशिया इन 72 मिलियन। इसकी ना आपने रकम भी जरूर याद रखनी है, $72 मिलियन में जो है ना, ये आपको पता है, ये देखें, ये यूएसए और ये ऊपर हमारे पास अलास्का है। तो ये बेसिकली इधर हमारे पास रूस है और ये बेरिंग स्ट्रेट भी यहाँ से बन रही होती है। तो ये देखें नीचे लिखा भी हुआ है बेरिंग सी और बेरिंग स्ट्रेट। तो ये रूस ने ये वाली जो है ना बेसिकली रूस का पार्ट होता था। तो ये वाला जो सारा इलाका है ना, ये यहाँ पे मोस्टली बर्फ जमी होती थी। तो इस वजह से रूस जो है उसको यहाँ पे कब्जा बरकरार रखना भी काफी मुश्किल था। तो उस वजह से ना इसने इसको यूएस को भेज दिया। तो यूएसए परचेज अलास्का इन 1867 फ्रॉम रशिया इन 72 मिलियन। ये रकम जरूर याद रखिएगा। उसके बाद है हवाई स्टेट अनेक्स बाय यूएसए 1898 1898 में, और उसके बाद वर्जीनिया आइलैंड फ्रॉम डेनमार्क 1915 में। तो ये जो मोस्टली जो स्टेट है ना इनके बारे में वो कमीशन पूछ रहा होता है कि वर्जीनिया आइलैंड इसने ये किससे ली थी, तो डेनमार्क से। आजकल आपको पता है डेनमार्क का जो ग्रीनलैंड है इस पे भी यूएस ने आंखें जो है इसका ट्रम्प जो आया हुआ बेसिकली वो तो सरेआम कह रहा है कि हमने इस पे कब्जा कर लेना। और इसी तरह कनाडा के बारे में वो कह रहा है 51 स्टेट बना देनी है। तो ये सारी एक्सपेंशन इसकी शुरू से आप देखेंगे चलती आ रही है। तो हवाई स्टेट जो है यूएस इसको अनेक्स करता है 1898 और वर्जीनिया आइलैंड ये बेसिकली डेनमार्क से लेता है 1915 में। आ गया जी हमारे पास मैक्सिको अमेरिकन वार 1845 से 1848। 2 साल बेसिकली ये जंग चलेगी और होगा ये कि जब मैक्सिको की जो टेक्सास स्टेट है ना बेसिकली उसकी आजादी को मैक्सिको जो है ना वो बेसिकली तस्लीम नहीं करता। तो इस वजह से ना ये जंग होगी और यूएस जो है वो बेसिकली जंग जीत जाएगा और मजीद इसकी जो रियासतें हैं ना उन पे ये कब्जा कर लेगा। ये मैं आपको कुछ रियासतें दिखा भी देता हूँ जिन पे ये बेसिकली कब्जा करता है। ये देखें यहाँ पे ना बेसिकली ये एरिजोना स्टेट भी इसने ले लेनी है, ये नेवाडा स्टेट भी इसने ले लेनी है वगैरह। तो इट वाज इन्विजन ऑफ मैक्सिको बाय यूएसए आर्मी फ्रॉम 1845 से 1848।
It followed the 1845 American annexation of Texas state, which Mexico still consider its territory. Mexico lost the war and USA also occupied Nevada state, Arizona, Oregon by Oregon Treaty. अब यहाँ पे यूएस और मेक्सिको जो वार खत्म होगी ना, इसका आपने पीरियड याद रखना, 2 साल 1846 से 48 तक। और दूसरी बात जो इसके बारे में आपने याद रखनी है कि इस वार के खात्मा जो है वो कौन सी ट्रीटी पे हुआ है, ऑरेगन ट्रीटी। ठीक है जी, वो इसलिए आपने याद रखना, पीछे हमने देखा था पेरिस ट्रीटी जो कि यूके और यूएस के दरमियान जो 1783 में जंग हुई थी, तो वहां पे ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी। और वहां यहाँ पे जो ट्रीटी हो रही है मैक्सिको और यूएस वार के एंड में, तो वो है ऑरेगन ट्रीटी। नेक्स्ट है हमारे पास, अभी हमने कैलिफोर्निया स्टेट के बारे में बात की है जो कि इसने मेक्सिको से ली है। तो यहाँ पे कुछ अहम पॉइंट है जो कि पूछ रहा होता है। डेथ वैली बहुत ही कह लें जी इंपॉर्टेंट सवाल है, डीपेस्ट पॉइंट है और इसकी एक दफा पूछता भी है। तो 86 मीटर जो है ना, आपने याद रखना, यूएसए और नॉर्थ अमेरिका दोनों का ये बेसिकली डीपेस्ट पॉइंट बनेगा नॉर्थ अमेरिका में। इट इज द हार्टेस्ट पॉइंट ऑफ यूएसए और नॉर्थ अमेरिका, डेथ वैली। ठीक है, नाम से ही समझ आ रहा है काफी हार्टेस्ट है। इसकी आपने 86 मीटर डेप्थ भी जरूर याद रखिएगा। उसके बाद जो कैलिफोर्निया स्टेट में आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें, ये सारे जो है ना इधर, ये कैलिफोर्निया स्टेट या उसमें लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को वगैरह जो है ना, ये इसी में ही आ रहे होते हैं। ये देखिए, ये न्यू मैक्सिको इसकी ना एक अलग स्टेट है, ये भी आप याद रखिएगा। और ये देखें, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया बन रहा है, ये भी पूछता है। तो सिलिकॉन वैली फेमस फॉर कंप्यूटर इंडस्ट्री लाइक एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट। आप देखेंगे ये बड़ी बड़ी जो टेक्नोलॉजी की कंपनी है ना, जैसे एप्पल है, इसका भी अगर आप हेडक्वार्टर देखेंगे, या माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट अलग से इसकी डेट पूछता है, तो 1975 में इसकी फाउंडेशन है। और एप्पल की जो स्टीव जॉब्स ने बेसिकली बनाई हुई है, तो ये है 1976। इन दोनों का ना आपने जरूर याद रखना है फाउंडिंग ईयर। तो इन दोनों का अगर आप हेडक्वार्टर देखेंगे तो वो सिलिकॉन वैली में ही है। उसके बाद गोल्डन गेट ब्रिज बहुत ही प्यारा भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ये आपको देखें, ये कितना प्यारा है गोल्डन गेट ब्रिज। तो इसकी ना बेसिकली वो पूछ रहा होता है कि ये कहाँ पे है, तो बेसिकली सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को किसका हिस्सा है? कैलिफोर्निया स्टेट का ही है। उसके बाद है लॉस एंजलस, तो ये भी कैलिफोर्निया में है। ये क्यों है? आपको पता है, ये पिछले दिन ही यहाँ पे आग लगी हुई थी और काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। तो वाइल्ड फायर एंड हॉलीवुड इंडस्ट्री जो है ना, बेसिकली वो यहाँ पे ही है, लॉस एंजलस। तो ये सारी जो है ना, सिलिकॉन वैली, गोल्डन गेट ब्रिज, लॉस एंजलस, ये सारी कैलिफोर्निया स्टेट में ही आती है। इसलिए कैलिफोर्निया स्टेट के बारे में काफी ज्यादा वो सवाल बना रहा होता है। नेक्स्ट, अमेरिकन हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट हमारे पास हम चलते आ रहे हैं, हमने 1848 तक आ गए हैं। उसके बाद जो फेमस चीजें पढ़ने वाली हैं अमेरिकन हिस्ट्री में, वो है हमारे पास रिपब्लिकन पार्टी का जो क्याम है ना, बेसिकली वो 1854 में। रिपब्लिकन पार्टी आपको पता है, आजकल जो डोनाल्ड ट्रंप आया हुआ है ना, बेसिकली ये रिपब्लिकन पार्टी से ही है। और जो पीछे वाला जो बाइडेन गया ना, वो बेसिकली डेमोक्रेटिक का था। तो रिपब्लिकन पार्टी, इसकी फाउंडेशन जो है वो है 1854। इट्स सिंबल इज एलिफेंट, वेयर एज डेमोक्रेटिक पार्टी सिंबल इज डंकी। इन दोनों का आज ना सिर्फ डेमोक्रेटिक का याद रख रहे हैं, डी से डेमोक्रेटिक और डी से डंकी। तो रिपब्लिकन का हुड दी एलिफेंट आपको याद हो जाएगा, एक का याद रख ले, दूसरा एलिफेंट हुड दी जहन में आ जाता है। तो रिपब्लिकन पार्टी जो है ना, बेसिकली ये डेमोक्रेटिक पार्टी जो है ना, उसी से ये स्प्लिट हुई हुई है, पहले ये इसी का ही हिस्सा थी। तो डेमोक्रेटिक पार्टी सिंबल इज डोंकी, रिपब्लिकन पार्टी स्प्लिट फ्रॉम डेमोक्रेटिक पार्टी विच अर्लियर नेम वाज। तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी का पहले पूरा नाम क्या था? डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट, रिपब्लिकन पार्टी वाज फाउंडेड इन 1854 बाय एंटी स्लेवरी एक्टिविस्ट। एंटी, क्योंकि आपको पता है अमेरिका में गुलामी जो है वो काफी देर से चलती आ रही थी। हु अपोज द कंसासस नेब्रासिस एक्ट। ये जो है ना, बेसिकली ये ना एक एक्ट आता है। ये एक्ट जो है ना, बेसिकली जो स्लेवरी था ना, स्लेवरी को मजीद जो है ना वो ताकतवर कर रहा था अमेरिका में। तो बेसिकली ये जो डेमोक्रेटिक वाले हैं ना, इससे आगे जाके हमने देखना है अब्राहम लिंकन आना, जिसने स्लेवरी को अमेरिका से खत्म करना है। तो वो भी बेसिकली जो है ना, वो इसी पार्टी से था।
तो ये जो सारे जो बंदे थे ना जिन्होंने रिपब्लिकन पार्टी बनाई थी, इसमें कह ले वो ही थे जो कि इस एक्ट के खिलाफ थे। ये एक्ट क्या करता था? विच अलो फॉर द पोटेंशियल एक्सटेंशन ऑफ स्लेवरी टू द वेस्टर्न टेरिटरीज। असल में बात ये थी अमेरिका की ना, बेसिकली ये जो ऊपर वाली स्टेट थी ना, बेसिकली यहाँ पे कह लें जी टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, इंडस्ट्री काफी ज्यादा यहाँ पे आ चुकी थी, लेकिन यहाँ पे जो नीचे वाली रियासतें हैं ना, बेसिकली यहाँ पे एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर पे ही इनका कह लें इनहिसार था। तो इस वजह से एग्रीकल्चर के लिए आपको पता है किसानों को जो है बेसिकली लेबर की जरूरत होती है। तो इस वजह से ये जो है ना स्लेवरी के खिलाफ होंगे, और ये जो ऊपर वाली नॉर्दर्न स्टेट होंगी, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री की डेवलपमेंट आ चुकी है, तो इस वजह से बेसिकली ये स्लेवरी के खिलाफ होंगे। ये भी अलग से क्वेश्चन बन रहा होता है। यहाँ पे जो मजीद कह लें इंपॉर्टेंट जो बात है ना, बेसिकली वो यही आपने याद रखनी है। कैंसस नेब्रास्का एक्ट जो है ना, बेसिकली ये जब एक्ट आता है ना, तो उस एक्ट के खिलाफ जो लोग हैं उन्होंने बेसिकली रिपब्लिकन पार्टी की फाउंडेशन रखी है 1854 में। तो डेमोक्रेटिक पार्टी ये इसका भी आपने फाउंडिंग ईयर याद रखना है, 1828 में बेसिकली ये फाउंड हो रही है। तो इसके बारे में ना बेसिकली ये मैंने पाक एमसीक्यू से भी देखा है, तो दो जो है ना बेसिकली पॉइंट मिल रहे हैं। एक तो थॉमस जेफरसन जिसने बेसिकली हमने देखा था डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा था, तो उसका भी नाम आता है। और ये मार्टिन वार बर्डन ये बंदा जो है ना इसका भी नाम आता है। तो जो आपको आइए वहां पे आप वही टिक कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी का बेसिकली ये ईयर ही बेसिकली वो पूछता है, 1828 में इसकी फाउंडेशन है। तो हु असेंबल मैनी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन टू फॉर्म अ न्यू पार्टी टू इलेक्ट एंड्रयू जैक्सन हु serve as seventh US president from 1829 to 37। तो बेसिकली आप ये जरूर याद भी रख सकते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी की फाउंडेशन 1828 में हुई है। तो बेसिकली इसकी जो बेसिकली ये डेमोक्रेटिक पार्टी जो बनाई गई थी उसका मेन मकसद जो है वो एंड्रयू जैक्सन जो है ना अमेरिकन सेवन प्रेसिडेंट, इसके बारे में भी हमने अलग से आगे पढ़ना है। इसके भी एक दो कारनामे हैं जो कि वो पूछ रहा होता है। तो इसको प्रेसिडेंट बनाने के लिए बेसिकली ना एंड्रयू जैक्सन जो कि यूएस प्रेसिडेंट है, डेमोक्रेटिक पार्टी की बुनियाद रखी जाती है। नेक्स्ट है इसका फिर वो सवाल भी पूछते हैं कि पहला रिपब्लिकन पार्टी का फिर प्रेसिडेंट कौन है। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिकन पार्टी वाज अब्राहम लिंकन हु बिकेम, इसका ये टर्म जो है ना 16 प्रेसिडेंट, ये 16वां प्रेसिडेंट बनेगा। जरूर जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 16 ये प्रेसिडेंट यूएस का बनेगा और ये 1860 में बेसिकली इलेक्शन लड़ के आएगा। अब्राहम लिंकन इसके बारे में कुछ सवाल हम कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है इसके दौर में सिविल वार भी हुई है और इसने अमेरिका से गुलामी का बेसिकली खात्मा किया है। तो इस वजह से इसके बारे में काफी ज्यादा वो सवाल पूछता है। बेसिकली ये किसान था और एंड गवर्नमेंट लॉ एजुकेशन इसने हासिल की हुई थी। बाय प्रोफेशन ही वाज लायर, इसका प्रोफेशन भी याद रखेंगे। ही वाज अगेंस्ट एंड ही वाज अगेंस्ट स्लेवरी, मतलब आप कह लें कि ये एंटी स्लेवरी था, एंटी स्लेवरी था, स्लेवरी के खिलाफ था। प्रेसिडेंशियल टेन्योर इसका 1860 से लेकर 65 तक है, 5 साल जो है इसका प्रेसिडेंशियल टर्म है। और बेसिकली इसको जो है 65 में जो है वो असैसिनेट भी कर दिया जाता है। American northern state were against of slavery as there was industry, whereas southern state of America was in favor of industry due to agriculture land. So Abraham was in favor of a northern state, 7 states from southern state of USA including Texas announced their independence from USA in 1961। तो ये जो 1961 का पीरियड है ना, ये सॉरी ये 1961 नहीं होगा, ये 1861 होगा। ये ना मिस्टेकनली लिखा हुआ है। ये 1861 का बेसिकली जो पीरियड है ना, इसमें अमेरिका में बेसिकली ये सिविल वार स्टार्ट हो जाएगी और इसका नतीजा ये होगा कि नॉर्दर्न स्टेट जो है ना बेसिकली ये ऊपर वाली सारी नॉर्दर्न स्टेट आ जाएंगी तो ये जीत जाएंगी, और नीचे वाली जो साउदर्न स्टेट है ना बेसिकली ये जंग हार जाएंगी। और इस तरह जो है ना अमेरिका से सिविल वार का खात्मा हो जाएगा। और इसके नतीजा क्या निकलेगा कि अमेरिका से बेसिकली स्लेवरी को जो है ना बेसिकली खत्म कर दिया जाएगा। सो अमेरिकन सिविल वार इरप्टेड बिटवीन नॉर्थ एंड साउदर्न स्टेट ऑफ यूएसए फ्रॉम 1861 से 65। अब जो है ना आपने ये पीरियड वो इस तरह जरूर याद रखना है कि जो था ना
ये प्रेसिडेंट बन रहा है वो 1860 में बन रहा है, तो वो 1860 का भी बेसिकली पीरियड देता है। तो 1860 नहीं, इसका सिविल वार का पीरियड है 1861 से 65। सो अमेरिकन सिविल वार इरप्टेड, नॉर्दर्न स्टेट वार won the war, and after it 13 amendment was made in USA Constitution for the abrogation of slavery। तो जरूर याद रखिएगा जो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से स्लेवरी को खत्म किया गया है वो कौन सी अमेंडमेंट, 13 अमेंडमेंट। जिस तरह हमारे यहाँ 18 अमेंडमेंट आपको पता है काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनके यहाँ 13 अमेंडमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब्राहम लिंकन वाज असैसिनेटेड ऑन 15 अप्रैल 1865 इन मूवी थिएटर वाचिंग मूवी अमेरिकन कोजाइन। अब जो है क्योंकि बेसिकली ये जब स्लेवरी के खिलाफ था तो स्लेवरी इसने खत्म भी की है, तो होता ये है इसके होते स्लेवरी नहीं, बेसिकली जो है ना इसने काफी ज्यादा कह लें इसके लिए तवज्जो की है, तो इसी वजह से जो साउदर्न स्टेट वाले थे ना उन्होंने बेसिकली इसको मरवाया। तो इसकी असैसिनेशन जो होती है 1865, जरूर ये ईयर याद रखिएगा। होता ये है जी, ये बेसिकली थिएटर में आया हुआ होता है मूवी देखने लिए। ये मूवी का भी जरूर नाम याद रखिएगा, पूछता है अमेरिकन कोजाइन मूवी थी। It was first president of USA to be assassinated. His famous slogan, बहुत ही important question है, democracy is government of the people, by the people and for the people, ये पूछता है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखें जी 1865 के बाद 1867 आ जाएगा। तो कनाडा ने इसे आजादी हासिल की 1867 में, जरूर याद रखिएगा यूके से कनाडा जो बेसिकली आजादी हासिल कर रहा है वो 1867 है। अब इसके बाद इन्वेंशन जो है बेसिकली इन्वेंशन का पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। जो है इंग्लैंड जो है ना वहां से बेसिकली जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एरा जो है ना बेसिकली इंग्लैंड से स्टार्ट होगा। इन्वेंशन एरा बेसिकली स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, ग्राहम बेल अमेरिकन इन्वेंटेड टेलीफोन इन 1876। अब जी टेक्नोलॉजी के बारे में काफी चीजें हैं जो हमने पढ़नी आगे जाके। यहाँ पे एक और इंसिडेंट होता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये बेसिकली जो है ना आपने ये देखा भी होगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये बेसिकली जो है ये देखिए कितना प्यारा मुजस्मा है। तो ये बेसिकली जो है फ्रांस जिसने इसको हेल्प की थी यूके से आजादी में, तो वो जो है ना बेसिकली इसको तोहफे में देता है। तो इसके बारे में काफी ज्यादा सवाल बनते हैं, इसके लेफ्ट हैंड में क्या है, राइट में क्या है इसकी, फिर यहाँ पे शैकल्स भी हैं उनके बारे में भी, ये चीजें किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये मुजस्मा कहाँ पे नस्ब है, न्यूयॉर्क में वगैरह। ये सारे क्वेश्चन जो है ना बेसिकली स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में बन रहे हैं, तो ये हम देख लेते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, अब इसका माना क्या होगा, लिबर्टी इन लाइटिंग द वर्ल्ड। स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये पूरी दुनिया को क्या कर रही है, इन लाइट कर रही है। और बेसिकली इज कॉपर क्लाड स्टैचू गिफ्टेड टू यूएसए बाय फ्रांस। फ्रांस जो है बेसिकली जो यूएस को ये बेसिकली गिफ्ट करता है, और ये बना किसका है, कॉपर क्लाड का। इट वाज डिजाइन बाय फ्रेंच स्कल्पटर फ्रेडरिक अगुस्ते एंड इट्स मेटल फ्रेमवर्क वाज बिल्ट बाय गुस्ताव एफल। ये आपको पता है ये जो गुस्ताव एफल है ये वही बंदा है जिसने आगे जाके ये देखे एफल टावर मैंने लिखा भी हुआ है, फ्रांस का एफल टावर काफी मशहूर है, तो वो भी बेसिकली जो है ना उसको भी इसी ने ही, और ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ना इसको भी इसी ने ही बेसिकली फ्रेम किया हुआ है। तो फ्रेडरिक अगुस्ते एंड इट्स metal framework was built by Gustave Eiffel, who was French engineer best known for the world famous Eiffel Tower। Eiffel Tower की आप हाइट भी याद रखिएगा, 300 मीटर जो है बेसिकली Eiffel Tower की हाइट है। इट इज नेम आफ्टर इंजीनियर गुस्तावो एफल। तो ये क्योंकि इसी बंदे के नाम पे एफल टावर है, गुस्तावो एफल उसका पूरा नाम है। एफल टावर कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड इन 1889, ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये फ्रांस में मोस्ट विजिटेड प्लेस है, दुनिया में भी ये मोस्ट विजिटेड प्लेस है टूरिज्म के लिहाज से। आपको पता है फ्रांस काफी आगे है। तो एफल टावर कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड इन 1889, ये सन पूछता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये देखिए हमारे पास स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, कितना प्यारा ये आपको नजर भी आ रहा है। ये आइकन ऑफ फ्रीडम बेसिकली जो है ना ये समझा जाता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज डेडिकेटेड टू यूएसए ऑन 28 अक्टूबर 1886। ये जो ईयर है जरूर याद रखिएगा, वो पूछता है जी कब फ्रांस ने यूएस को स्टैचू ऑफ लिबर्टी डेडिकेट किया, तो 1886 है। द स्टैचू इज द
figure of a classically draped woman inspired by Roman goddess of liberty and liberates। बेसिकली ये जो औरत है ना, ये कह ले एक औरत का मुजस्मा है जो कि बेसिकली ये रोमन की एक गॉडेस है, उससे ये एम्पायर है। उस गॉडेस का ना बेसिकली ये नाम है रोमन गॉडेस ऑफ लिबर्टी, उससे बेसिकली ये इंस्पायर है। उससे इंस्पायर होके ये बेसिकली मुजस्मा जो है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये आप नजर आ रहा है आपको इसके टार्च इसने, इसके अलावा यहाँ पे इसने बुकलेट, तो इसके बारे में भी बेसिकली वो सवाल पूछ रहा होता है। शी होल्ड अ टार्च विद हर राइट हैंड, तो राइट हैंड में इसके टार्च होगी और लेफ्ट हैंड में बेसिकली कैरियर पंफलेट। ठीक है जी, इसके जो लेफ्ट हैंड है उसमें एक बुकलेट है, पंफलेट है, और उस पर क्या लिखा हुआ है, इंस्क्राइब 4 जुलाई 1776, वही अमेरिका की इंडिपेंडेंस लिखी हुई है। द डेट ऑफ यूएसए डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये सवाल सारे बनते हैं कि इसके राइट हैंड में टार्च है, लेफ्ट हैंड में टार्च बेसिकली दुनिया को रोशनी दे रही है। ठीक है, ये बेसिकली विर्चुअली है, विर्चुअल सिंबल कह लें। तो नेक्स्ट है हमारे पास, विद हर लेफ्ट फुट शी स्टेप ऑन अ ब्रोकन चेन एंड शैकल कमेमोरेटिंग द नेशनल अबोलिशन ऑफ स्लेवरी फॉलोइंग अमेरिकन सिविल वॉर 1861 से 65। अमेरिकन सिविल वॉर आपको अभी हमने पढ़ी है, तो बेसिकली उसकी उसको कमेमोरेट करने के लिए ना, बेसिकली उसको उसकी याद को मनाने के लिए बेसिकली ये इसकी जो पाँव है ना, ये देखें, एक इसका जो पाँव है आगे और एक पीछे है, तो बेसिकली इसके पाँव में ना शैकल्स हैं, शैकल चेने, तो जंजीरें कह लें, तो उनको ये बेसिकली तोड़ती हुई दिखाई गई है, ताकि जो अमेरिका से स्लेवरी का खत्म किया गया ना, तो ये उसकी याद में है। तो ये स्टैचू कंसिडर किया जाता है आइकन ऑफ फ्रीडम, और इसकी टोटल हाइट है वो 301 फीट है और 3 इंच है। अभी आईफल टावर की हमने 300 देखी है और इसकी 301 फीट है। इट इज इंस्टॉल इन न्यूयॉर्क, इसकी जरूर याद रखिएगा, न्यूयॉर्क स्टेट। उसके बाद हमारे पास स्पेनिश वार आ रही है 1898 में। हमने देख लिया फ्रांस भी चला गया यहाँ से और यूके को भी भगा दिया। अब स्पेन जो यहाँ पे अमेरिका में, अमेरिकन कंटिनेंट में रह गया, तो अब यहाँ से इस जंग के बाद जो है ना बेसिकली स्पेन का भी नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट और साउथ अमेरिका कंटिनेंट से खात्मा हो जाना है। होता ये है कि यूएस का ये एक कश्ती है, नेवल शिप है यूएस मेन, तो बेसिकली वो डूब जाती है, और जिसका जो है ना इल्जाम जो है वो स्पेन पे बेसिकली लगाया जाता है, और इनकी जंग होगी और उसके नतीजे में फिर अमेरिका जंग जीत जाएगा, और ये यूएस स्पेनिश से तो काफी ज्यादा ये क्यूबा वगैरह और भी काफी ज्यादा चीजें लेगा ही लेगा। बाकी ये फिलिपाइन जो है और जापान जो है, इनसे भी ये गुआम आइलैंड, ये सारे कुछ मैंने लिखे हुए हैं, ये भी छीन लेता है। तो इट बिगन विद द सिंकिंग ऑफ यूएन। क्या बिगन? स्पेनिश अमेरिकन वार 1898 बेसिकली began with the sinking of US marine naval ship in Havana harbor, हवाना हार्बर इन क्यूबा। क्यूबा का कैपिटल आपको पता है हवाना है, तो वहां पे एंड आल्सो यूएस हवाई स्टेट एंड रिजल्टेड यूएस एक्वायरिंग सॉवरेंटी ओवर पोर्ट रिको। पोर्ट रिको आपको पता है, हमने ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये बेसिकली ना यहाँ पे हमने ये पोर्ट रिको, ये देखें जी आपको नजर आ रही है, और बेसिकली ये इसकी ट्राई में आ रही है, ये ट्राई में आता है। ये इधर फ्लोरिडा और पोर्ट रिको, और यहाँ पे बर्मिदा, ये हमने देखा भी था पिछले लेक्चर में अपने। एंड रिजल्ट यूएस एक्वायरिंग सोवरेंटी ओवर पोर्ट रिको इन ट्राइंगल एंड गुआम आइलैंड। अब ये देखें, ये स्पेन से तो सारी ये रियासत छीन लिया, लेकिन जापान, क्योंकि आपको पता है जापान ये इधर दूसरी तरफ जाए ना, तो ये देखें इधर हमारे पास इस तरफ अगर हम आ जाएं, तो ये देखें इधर जो है, ये देखें ये जापान है हमारे पास, ये नीचे ये देखिए, तो इधर जापान के जो है ना काफी इलाके थे, उन पे भी इसने कब्जा किया हुआ था। तो गुआम आइलैंड जो है ना बेसिकली ये इससे जापान से छीन लेता है, और फिलिपाइन जो है ये 1998 में फिलिपाइन पे भी कब्जा कर लेता है। अब द स्पेनिश अमेरिकन वार ब्राउट एंड एंड टू ऑलमोस्ट 4 centuries ऑफ स्पेनिश प्रेजेंस इन अमेरिका, एशिया एंड पैसिफिक। रिजल्ट क्या होगा कि अमेरिका जो है स्पेन को हरा देगा, और तकरीबन जो 4 सेंचुरी 400 साल कह लें जी स्पेनिश का यहाँ पे अमेरिकन में प्रेजेंस थी ना, एशिया में, पैसिफिक में और अमेरिकन कंटिनेंट में, तो वो खत्म हो जाएगी। द 19। अब ये जो है ना बेसिकली मैंने पाक एमसीक्यू से सवाल लिया हुआ है, वो पूछता है जी कौन सी सेंचुरी जो है वो स्पेनिश एम्पायर का
खात्मा है, बिल्कुल। द 19th सेंचुरी रिप्रेजेंटेड अ क्लियर डिक्लाइन फॉर द स्पेनिश एम्पायर। 19th सेंचुरी बेसिकली ये बन जाएगी हवाई अब ये जो हवाई स्टेट है इसके बारे में वो क्वेश्चन पूछ रहा था, कौन सी लास्ट स्टेट है जिसने यूएस को ज्वाइन किया है, तो वो है हवाई स्टेट इज द लास्ट स्टेट टू एक्सीड टू यूएसए। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर पोर्ट इन हवाई, ये देखें जी, ये हमारे पास है यूएस, और इधर जो है ना बेसिकली इस तरफ यहाँ पे इसकी हवाई स्टेट है। ये देखिए आपको हवाई नजर आ रही है, और यहाँ पे बेसिकली जो है ना इसका कैपिटल भी याद रखिएगा, होनोलुलु हवाई का, ये अलग से पूछ रहा होता है। तो यहाँ पे ना पर्ल हार्बर इसकी एक नेवल बंदरगाह थी, तो उसका भी पूछता है कि ये कौन सी स्टेट में है, तो पर्ल हार्बर पोर्ट इज इन हवाई स्टेट। अब होता यह द अटैक ऑन पर्ल हार्बर 1941। It was surprise attack of Japan on US naval base at Pearl Harbor in Hawaii on 7 December 1941. At the time, US was a neutral country in World War II. This attack resulted US entering World War II on the side of Allied power. The Japanese military referred attack as Operation AI and Operation AZ. During this planning, Pearl Harbor is in Pacific Ocean. This attack killed 2,400 American troops. Two states of USA is separated from its mainland Hawaii and Alaska. Presidential House name changed to Viceroy in 1901. ये देखें यहाँ पे ना बेसिकली ये सारे क्वेश्चन वो क्यों बन रहे हैं, हमने ये मैंने आपको अभी बताया कि जो लास्ट स्टेट जिसने अमेरिका के साथ बेसिकली इल्हाक किया ना, तो वो हवाई था। तो हवाई में आपको पता है कि इसकी जो पर्ल हार्बर है वहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हो चुका है, जिसके बारे में काफी ज्यादा वो सवाल बना रहा होता है, इसका कैपिटल भी पूछता है। फिर पर्ल हार्बर पे आपको पता है जापान ने वर्ल्ड वार टू में इस पे हमला किया था 1941 में। तो क्योंकि यूएस जो था ना 1941 से पहले तक वर्ल्ड वार टू में एंटर नहीं था हुआ, तो उसके बाद जो है ना बेसिकली एफ डी रोजवेल्ट उस वक्त अमेरिका का प्रेसिडेंट चल रहा होता है, तो वो क्या करता है जंग में एंटर हो जाता है और जंग का पासा बदल देता है। ठीक है जी। अब ये आपने सारे फिगर याद रखने हैं, इसकी डेट भी, अमेरिका कब इंटर हो रहा है वर्ल्ड वार टू में, तो 7 दिसंबर 1941 में हो रहा है। पर्ल हार्बर इसकी कहाँ है, यूएस हवाई स्टेट में होगी। और इसके अलावा आपने ये भी याद रखना है कि अमेरिका किसके हिस्से में, आपको पता है एक अलाइड पावर थी जिसको बेसिकली अब अमेरिका लीड करेगा, पहले यूके लीड कर रहा था, और दूसरी तरफ जर्मनी था जिसके साथ जापान भी था वर्ल्ड वार टू में। ठीक है जी। तो दिस अटैक रिजल्टेड यूएस एंटरिंग वर्ल्ड वार टू। अब ये भी दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं कि जब जापान जो है ना, अब यहाँ पे बेसिकली वो सवाल ये भी बन जाता है कि जापान ने इस यूएस पे क्यों हमला किया था। बेसिकली बात ये थी कि जापान जो है उस वक्त काफी ज्यादा मिलिट्री लिहाज से अगर देखें ना, फौजी लिहाज से, तो काफी ज्यादा पावरफुल था। तो इसको अपने मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए ना बेसिकली तेल की काफी ज्यादा जरूरत थी। तो जापान जो है ना बेसिकली इसको तेल की काफी जरूरत थी, तो यूके जो है बेसिकली, और यूके आपको पता है कि वर्ल्ड वार वन के बाद यूके ने इधर जो मोस्टली अरेबियन कंट्रीज, मिडल ईस्ट की कंट्री थी, इन पे यूके और फ्रांस का बेसिकली कब्जा था, और यही मोस्टली कंट्री जो है ना ऑयल रिच कंट्री थी। और इसके अलावा जो फ्रांस था उसको ये भी था कि ये जो है ना इनको फंडिंग कर रहा है, तो इस वजह से और भी काफी ज्यादा जो है ना इसको है थे जापान को, तो इस वजह से ना इसने यूएस पे बेसिकली अटैक किया है। तो ये आपने इसके प्लान जो है ना, दो इसके ऑपरेशन AI-1 और ऑपरेशन AI और ऑपरेशन जी, ये दोनों ऑपरेशन इसने पर्ल हार्बर पे जो हमला करना था, तो ये दोनों ऑपरेशन आपने इसके याद रखने हैं। इसके अलावा पर्ल हार्बर ये पैसिफिक ओशन में आएगा, और जब हमला किया तो 2400 अमेरिकन ट्रूप्स ये मारे जाते हैं। और टू स्टेट, अब ये देखें जी अमेरिकन जो है ना मेन लैंड इसकी देखें तो मेन लैंड से दो जो स्टेट है ना इसकी अलग हैं, एक अलास्का और एक हवाई है, बाकी सारी इसके अंदर ही है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें जी, ये ऊपर हमारे पास अलास्का है, और ये इधर ही साइड पे ये देखें आइलैंड का मजमू है हवाई, ये दोनों इसकी मेन लैंड से अलग है। ये अलग से इसके बारे में सवाल पूछ रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास राइट ब्रदर।
हम ये देखें जी, ये 1901 तक आ गए हैं। 1901 का ना ये भी आपने जरूर याद रखना है, प्रेसिडेंशियल हाउस जो व्हाइट हाउस है ना, इसका बेसिकली पहले नाम था प्रेसिडेंशियल हाउस। तो ये कब नाम चेंज किया जाता है? 1901 में। 1901 में अब क्योंकि टेक्नोलॉजी का एरा स्टार्ट हो चुका है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एरा स्टार्ट हो चुका है, तो अमेरिकन से राइट ब्रदर, इनकी आपने नेशनैलिटी भी याद रखनी है। दे वर अमेरिकन एविएशन पायनियर क्रेडिटेड विद इन्वेंटिंग वर्ल्ड फर्स्ट सक्सेसफुल एयरप्लेन। 1903 में बेसिकली ये दुनिया का पहला जहाज जो है ना, वो उसके ये पायनीर समझे जाते हैं। और जो जहाज ये बेसिकली उसका नाम ये इसका पहले जहाज का नाम भी याद रखेगा, राइट फ्लायर। इन दोनों भाइयों के नाम पे ये राइट फ्लायर, एयरक्राफ्ट नेम बाद एयर राइट फ्लायर इनिशियली। अब इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? तो ये भी एक दफा सवाल पूछा गया। इनिशियली 4 माइल, अगर आपसे किलोमीटर में पूछ ले तो 6 किलोमीटर का बेसिकली इसने डिस्टेंस कवर किया था। उसके बाद है हमारे पास 1903 का पीरियड आ जाएगा। तो इसमें पनामा कैनाल पे आपको पता है अमेरिका ने बेसिकली कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है, 1914 में जाके खत्म होनी है। तो वो भी यहाँ पे मैंने अमेरिका का ये आजकल काफी हार्ड टॉपिक है, पनामा कैनाल के बारे में भी डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि उसने इस पे भी कब्जा कर लेना है। तो पनामा कैनाल बेसिकली इसकी 82 किलोमीटर लेंथ है, और अगर माइल में पूछे 51 माइल है। ये पनामा कैनाल के बारे में हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं। ये पनामा कनाल की लोकेशन ये देखें, ये हमारे पास है बेसिकली पनामा कनाल है। तो 82 किलोमीटर है, और बेसिकली ये आर्टिफिशियल कैनाल है, मतलब मैन मेड है, खुद बनाई गई, ये नेचुरल नहीं है। डेट कनेक्ट द कैरेबियन सी विद पैसिफिक ओशन। ये हमने जियोग्राफी में बेसिकली अच्छी तरह देखा था। इधर हमें पैसिफिक ओशन लग रहा था और इधर अटलांटिक, यहाँ पे कैरेबियन सी भी है। तो दोनों बेसिकली वो हमें ऑप्शन दे रहा होता है। It cuts across the narrowest point of Isthmus of Panama. France began work on canal in 1881 but stopped 1889 due to लेक ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब बेसिकली ये जो कनाल थी ना, तो इस पे बेसिकली पहले फ्रांस की जो कंपनी थी ना, उन्होंने 1881 में इस पे काम करना स्टार्ट किया था। लेकिन होता ये है कि क्योंकि ये काफी टफ था और इंजीनियरिंग लिहाज से भी देखे ना, तो ये नामुमकिन प्रोजेक्ट लगता था, और लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है ना उसमें भी काफी कमी थी। तो इस वजह से ना ये काम ठप हो जाता है, और अमेरिकन फ्रांस की कंपनी इस पे काम करना बंद कर देती है। तो दोबारा जो है ना इस पे अमेरिकन कंपनियों ने इस पे काम करना स्टार्ट करना है। कहीं पे ना ये 1903 है और कहीं पे 1904 का भी फिगर है। तो आप ये दोनों फिगर याद रखिएगा, जो फिगर आया आप उस पे लगाइएगा। तो 1903 में अमेरिकन कंपनियों ने इस पे काम करना स्टार्ट करना है पनामा कैनाल पे, और 1914 ये डेट जरूर याद रखिएगा, कंप्लीशन डेट इसकी पूछता है। द यूएस टुक ओवर द प्रोजेक्ट इन 1904 एंड ओपन द कैनाल इन 1914। अब उसके बाद जब अमेरिकन कंपनी उन्होंने इसको बना लिया ना पनामा कैनाल को, तो फिर 1977 1977 तक यूएस जो है ना बेसिकली इस पनामा कैनाल को वो कंट्रोल करेगा। द यूएस कंटिन्यू टू कंट्रोल द कैनाल अंटिल ट्रोजस कार्टर ट्रीटी which hand over to Panama in 1977. 1977 to 99, American Panama jointly control it and finally hand over to Panama in 1999। देखें जी 1914 से लेकर 1970 तक जो है ना बेसिकली ये पनामा कैनाल अमेरिका ही के पास रही है। उसके बाद ये एक ट्रीटी हुई है, टोरिजस कार्टर ट्रीटी, तो उसके तहत जो है ना पनामा कैनाल का कंट्रोल दोनों ने ज्वाइंटली लिया है 1970 से लेकर 90 तक। अब 90 से लेकर ऑनवर्ड इसका कनाल जो है ना बेसिकली पनामा गवर्नमेंट ही के पास है। तो ये तीनों चारों क्वेश्चन बेसिकली आ चुके हैं, इनको याद रखिएगा। 1970 तक सिर्फ अमेरिका खुद कब्जा करता रहा। उसके बाद ये टोरिजस कार्टर ट्रीटी हुई है 1970 से लेकर 99 तक, दोनों कंट्रोल करते रहे हैं पनामा और यूएस। और 1999 के बाद अभी पनामा गवर्नमेंट खुद ही कंट्रोल इसको कर रही है। The original logs are 33.5 मीटर, 110 मीटर। अब बेसिकली ना यहाँ पे बेसिकली पनामा कैनाल अगर आप देखते हैं ना, तो इसमें इसकी डेप्थ जो है ना वो काफी कम है। तो इस वजह से ना बेसिकली लॉक्स बनाए गए हैं, तो जो कि पानी की डेप्थ को बढ़ा देते हैं, और कश्तियां जो है ना बेसिकली आराम से यहाँ से गुजर सकती हैं। तो ये एक दफा सवाल आया हुआ है, ओरिजिनल लॉक आर
30 33.5 meter. The American Society of Civil Engineer had ranked the Panama in 7 wonder of the world. तो ये एक सिर्फ सवाल आ भी सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ल्ड वार वन। 1914 तक बेसिकली हम पहुंच चुके हैं। अमेरिकन का बेसिकली जो है ना, हम अमेरिकन हिस्ट्री देख रहे हैं तो अमेरिका का पूरी दुनिया का, क्योंकि ये सुपर पावर है, तो जहां जहां भी आप जो जो से इंसिडेंट अमेरिका से रिलेटेड है ना, हम उनको कवर साथ करते जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हमने वर्ल्ड वार वन में क्या इसका अमेरिका का कंट्रीब्यूशन होगा, वर्ल्ड वार टू में भी इसका देखेंगे। इसके अलावा और भी किस तरह ये सुपर पावर बना है, अमेरिका के जो फोर्थ प्रेसिडेंट असैसिनेट हुए हैं उनके बारे में भी हमने देखना है, बल्कान वार है, इसके अलावा और भी काफी ज्यादा। मतलब 2000 अभी 25 चल रहा है ना, तो 25 तक हमने पूरा करंट अफेयर तक अमेरिका को लेके चलना है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें डेली क्विज भी हो रहा है। और अगर आपको हमारे चैनल से फायदा हो रहा है, इसको खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे भाइयों को भी सब्सक्राइब कराएं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।